स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रिदोष यानी वात पित्त कफ के 5 भेद बताऊंगी, इनका आश्रय स्थान बताऊंगी और सामान्य कार्य क्या हैं इसके, इन सभी के विषय में बताऊंगी और कुछ मुख्य पॉइंटों को रखा है उसको समझाऊंगी और सप्त धातुओं का कार्य भी बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, यह वीडियो मैं नेट के सिलेबस के अनुसार बना रही हूँ, लेकिन अगर आप योग से MA BA या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा आदि कर रहे हैं योग सब्जेक्ट से, उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है, तो ध्यान से समझना। चलिए, सबसे पहले हम वात को समझते हैं। त्रिदोष के 5 भेद हैं। त्रिदोष वात पित्त कफ, और इसका निर्माण जैसे कि पंचभूतों से हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से हुआ है ना, इन सब का निर्माण। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देखना ज़रूर। अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इस चैनल भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और यह वीडियो देखने के बाद पिछले वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा सब कुछ। चलिए समझते हैं विद्यार्थियों। वात आकाश और वायु, जो पंचभूत हैं, आकाश प्लस वायु से इसका निर्माण हुआ है, या यूँ कहें कि आकाश और वायु तत्व की प्रधानता वात में है। वात को आप वायु भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें त्रिदोष के 5 भेद को समझते हैं। सबसे पहले हम वात को समझेंगे, और इसका जो कोष्ठ क्या है, क्रूर। वात का कोष्ठ क्रूर है। चलिए समझते हैं। 5 ये वात, या आप वायु कहें इसको, तो देखो, प्राण, समान, उदान, अपान, व्यान। जिस प्रकार से ऐसे है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यह क्रम है। क्रम अगर क्रम में रहेगा तो आप इस प्रकार ध्यान याद रखना, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। लेकिन यह ध्यान रखें, इसमें हमने आपको इसको ठीक से समझाने का प्रयास करने की कोशिश की है, यानी इसके स्थान और इसके सामान्य कार्य हैं क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो ध्यान से समझना। प्राण है, इसका स्थान है हृदय, हृदय प्रदेश, इसका स्थान है प्राण का। समान, समान का स्थान है आमाशय, पक्वाशय। उदान का स्थान है कंठ से कपाल प्रदेश तक। अपान वायु का बड़ी आंत, बस्ति प्रदेश। और व्यान पूरा शरीर, यानी संपूर्ण शरीर। और ये सब वायु हैं। जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान होते हैं, फिर इनके उप प्राण होते हैं, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब होते हैं ना। चलिए, लेकिन यहाँ मुख्य प्राणों को समझें। और इसके कार्य, फिर प्राण के कार्य हैं श्वास की क्रिया, यानी श्वास प्रश्वास की क्रिया करना। और भी बहुत कार्य हैं, लेकिन इसमें हमने सामान्य कार्य रखे हैं, ये ध्यान रखना। सामान का कार्य है, अब आमाशय, पक्वाशय तो कार्य भी आप समझ सकते हैं, भोजन पचाना, धातु मलों का निर्माण करना। उदान जैसे कि कंठ से कपाल तक है, तो बोलना, प्रयत्न, उत्साह, बल आदि। और यह शरीर को उठाए हुए रखता है, उदान प्राण, यानी इसी के माध्यम से तेजता आदि शरीर में आती है। अपान मलमूत्र, शुक्र धारण, निःसृत, यानी अपान के माध्यम से मलमूत्र आदि जो ये धारण होते हैं सब इनको बाहर निकालता है। बच्चे का जन्म आदि सब इसी के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। और व्यान स्वेद की उत्पत्ति, यानी पसीने की उत्पत्ति और पूरा शरीर में होता है, तो सभी जो है इसका जो है इसको आप ट्रांसपेरेंट्स भी समझ सकते हैं, अर्थात ट्रांसपोर्ट का कार्य यह करता है। ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है और स्वेद की उत्पत्ति। अब आपने ये समझ लिया वात को, और अब हम पित्त को समझेंगे। पित्त का कोष्ठ है मृदु, वात का था क्रूर, ठीक, वात का क्रूर था, पित्त का कोष्ठ मृदु। और यह इसमें के अग्नि और जल की प्रधानता है, यानी अग्नि जो पंचभूता है, अग्नि और जल की
यानी अग्नि तत्व पंच तत्व की प्रधानता है पित्त में, इसीलिए इसको अग्नि कहा जाता है, जो अग्नि है। अब चलिए समझते हैं इसके 5 भेद: साधक, भ्राजक, रंजक, आलोचक, पाचक। तो ये पित्त के हो गए। अब इनका स्थान: साधक का स्थान हृदय प्रदेश, भ्राजक का है त्वचा, रंजक का है यकृत प्लीहा, आलोचक का नेत्र और पाचक का आमाशय पक्वाशय। अब इनके कार्य देख लें। जैसा कि हृदय में है तो वृद्धि, मेधा शक्ति, अभिमान, अहंकार यानी मन की इच्छा, स्मृति आदि इसी के द्वारा कार्य होते हैं, साधक के द्वारा। और भ्राजक के जो है सामान्य कार्य, त्वचा को चमक प्रदान करना, रंग आदि प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना, ये सब भ्राजक के कार्य हैं। और रंजक के रस धातु से रक्त का निर्माण करना, रक्त जैसे कि रक्त यकृत है ना, यकृत तो प्लीहा में रहता है, उसी प्रकार का कार्य है। स्थान से ही आप समझ जाया करें कि किस प्रकार के कार्य हैं इसके। नेत्र रूप ग्रहण करना, दर्शन करना, देखना आदि ये सब कार्य हैं आलोचक के। और पाचक के पाचन प्रक्रिया को पूरा करना, रस मल मूत्र को अलग करना, पाचन रस मल मूत्र को आदि को अलग अलग करना, ये कार्य हो गए पित्त के। अब कफ को समझेंगे। कफ, इसका कोष्ठक मध्य है, जैसे वात का क्रूर, पित्त का मृदु और इसका मध्य। अब कफ में कौन से तत्व की विद्यमानता है? तो जल प्लस पृथ्वी की। और इसके जो 5 भेद हैं, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। दरअसल इन नामों को याद करेंगे तो आपको आसानी से, इनके अपेक्षा आसानी से आपको इन नामों को याद कर सकेंगे। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, इनके सब कफ लगा सकते हैं। ये सब कफी के तो भेद हैं, जैसे कि साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, पाचक पित्त। उसी प्रकार क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक, श्लेष्मक कफ। अब इनके स्थान: क्लेदक का स्थान है आमाशय प्रदेश, और अवलंबक का उरस्थल प्रदेश, बोधक का जीवा मूल प्रदेश, और तर्पक का सिर, और कफ का श्लेषक कफ का अस्थि और संधियों में। अब इनके सामान्य कार्य देख लें, बस आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्लेदक का कार्य है भोजन को गीला करना और पचाने में सहायक। और अवलंबक का सामान्य कार्य है हृदय फेफड़ों को शक्ति प्रदान करना। और बोधक का सामान्य कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना। और तर्पक का जो है, जैसे कि सिर में है तो ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करना, पोषक आदि इनका करना। अब ये जो है श्लेषक कफ, संधियों को जोड़ना, जोड़ में चिकनाहट आदि पैदा करना, ये कार्य सामान्य कार्य हैं। इन पॉइंटों को ध्यान से समझना। हम अब आगे समझेंगे विद्यार्थियों। इसको समझने से पहले मैं धातुओं को भी समझा दूँ इसी वक्त। विद्यार्थियों, जो सप्त धातुएं होती हैं उनको देखें। सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? रस का निर्माण, रस से निर्माण रक्त धातु का, फिर रक्त धातु से मांस का निर्माण, फिर मांस का निर्माण, मांस से मेद का निर्माण, फिर मेद से अस्थि का, फिर अस्थि से मज्जा का, फिर मज्जा से शुक्र का, फिर शुक्र से ओज का। मज्जा यानी प्लाज्मा नहीं, बोन मैरो, बोन मैरो। और अब इसके मल देख लें। जैसा कि रस से निर्माण होता है रक्त धातु का, रक्त का निर्माण होता है मांस से, मांस का से होता है मेद का, मेद से अस्थियों का, अस्थियों से मज्जा का, मज्जा से शुक्र का, और शुक्र से ओज का निर्माण होता है। अब इनके मल क्या हैं यह देख लें। रस का मल
कफ, बलगम, थूक आदि इसका जो है मल है। और रक्त का पित्त यानी मल में यह मिल जाता है, इसका यह मल पदार्थ है। और मांस, सभी अन्य प्रकार के जो मल हैं इसका मल है। और मेद का मल है पसीना यानी स्वेद। और अस्थि का मल है बाल अथवा बाल और नाखून, जो बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, सब अस्थियों का मल है। और फिर मज्जा का मल है आँखों की चमक। अब मल नहीं है, लिखा है कार्य ही एक हिसाब से, लेकिन मज्जा है ना, तो आँखों की चमक प्रदान करना, त्वचा की स्निग्धता आदि। और इसका शुक्र का यानी इससे ओज प्रदान होता है, ओज का निर्माण होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब इससे सारे कार्य होते हैं। और इसका कोई मल नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सृष्टि की रचना के लिए होते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं, ध्यान देना, यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तद आयुर्वेद यतीत्य अत्य आयुर्वेद, यह किस में बताया गया है? चरक संहिता में 30.23 में, ये ध्यान रखना है, यानी 30.23। अब इसका अर्थ क्या है? जो आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। तद आयुर्वेद है ना, तो जो आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट, हित हितम सुख दुखम आयुस्तस्य हित अहितम, यह भी चरक संहिता में है 1.41 में। जिस ग्रंथ में हित आयु, ध्यान देना, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये सब बताया गया हो, यानी इस प्रकार की आयु बताई गई है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के और भी डिफिनेशन हमने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता रखे हैं, आप उसमें भी वहाँ भी देख सकते हैं। अब चिकित्सा कितने प्रकार की बताई गई है यह देख लें आयुर्वेद में, या आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद ही आप समझ रहे हैं ना, तो आप जो है चिकित्सा देख लें। एक है काय चिकित्सा, सबसे पहले काय यानी शरीर, शरीर की जो चिकित्साएँ होती हैं विभिन्न प्रकार के, जो पंचकर्म होते हैं, पिछले वीडियो में देख लेना पंचकर्म कौन कौन से हैं। शल्य चिकित्सा और शालकाम्य चिकित्सा, यह गले से ऊपर वाले जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए, जो दूर होते हैं वे इस क्रिया इस चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। आप ENT भी समझ सकते हैं, ENT। और फिर अंगद तंत्र, अब इसको आप विष संबंधित चिकित्सा समझ सकते हैं, अंगद तंत्र को। भूत विद्या, अब भूत विद्या क्या है? यह मानसिक रोग को समझ सकते हैं, साइकोलॉजी जो उपचार होता है उसे भूत विद्या समझ सकते हैं। बाल तंत्र, बाल तंत्र जिसमें नवजात शिशुओं का इलाज हो या बालकों का इलाज हो उसे बाल तंत्र कहते हैं, यानी इसे कुमार भ्रंत्यम भी कहते हैं। अब रसायन तंत्र, रसायन तंत्र में जो किसकी जो है किसका इलाज होता है? शरीर के पुष्टि आदि के लिए जो कार्य होते हैं रसायन, यह समझते हैं ना, तो उस प्रकार से ये इलाज होता है, उसे रसायन तंत्र कहते हैं। वाजीकरण तंत्र, शुक्र रोग के लिए जो शुक्र, यानी आप इसको आप कह सकते हैं गुप्त रोग से रिलेटेड, या फिर जो रिप्रोडक्टिव के से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो वाजीकरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार 8 प्रक्रिया से इलाज मनुष्यों का होता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपने क्या समझा? हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु के विषय में जाना, यानी पॉइंटों में ही समझा है। विस्तृत बहुत बड़ा जो है ग्रंथ है, विस्तृत अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक पढ़िए। यहाँ पर हमने मुख्य पॉइंटों को ही रखा है, वैसे भी काफ़ी हमने समझा दिया है। और वात पित्त कफ के 5 भेद, आश्रय स्थान, कार्य सामान्य, यानी सामान्य रूप से जो कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा, उन सभी को समझ लिया। तो आशा करते हैं
आप अच्छे से तैयारी भी करेंगे और खुद देखेंगे, दूसरे बच्चों को भी ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थी।